हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो हमारे यूनिट थी, थर्ड पार्ट जो था ये हमारा, इसमें हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप वो वाला टॉपिक है उसके अंदर चले जाएंगे। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। तो लर्निंग रिसोर्स की तरह हम स्कूल या कम्युनिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसके अंदर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैं बोलूं वो सुनना है, प्लस उसके बारे में और ज्यादा सोचना है कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो ऑब्वियसली इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है। दूसरी चीज जो मैंने कल आपको टॉपिक करवाया था, जो स्कूल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड 55 मिनट की वीडियो बन गई थी, सो उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ऑल्दो अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, थैंक यू फॉर दैट। एंड किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम मुझे जो है पीपीटी ना ये पीडीएफ पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो क्या ये पीडीएफ पढ़नी जरूरी है? ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ इसलिए दिए कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो उसमें पढ़ ले। अदरवाइज मैंने वो पूरी वीडियो अगर आपने सुन ली है दैट विल बी इनफ। वो मैंने कंपाइल ही किया है सारी चीजों को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने जो है मैंने पीपीटी में ला दिया था। ओके, सो अगर आपका मन नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं पीडीएफ, बिकॉज पीडीएफ बहुत लंबी है। ऑब्वियसली जब मुझे ही 3-4 घंटे लग गए उसको पूरा पढ़ने में और पॉइंट्स निकालने में, सो आपका भी टाइम जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप अगर वो वीडियो देख के आपको चीजें समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपको पीडीएफ जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलिए देखिए, रिसोर्स क्या होता है? सप्लाई ऑफ समथिंग, रिसोर्स, या फिर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, या कुछ भी चीज जो अवेलेबल है किसी के यूज के लिए। ठीक है, जैसे मान लो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब उस ह्यूमन में कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है जो हम एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। मान लो मैं हूं और मैं जॉब के लिए अवेलेबल हूं कि मुझे जॉब करनी है, पढ़ाना है, तो मैं टीचिंग में एक ह्यूमन रिसोर्स हो जाऊंगी। और कोई मुझे अगर मतलब मैं अवेलेबल हूं, अगर कोई मुझे एक टीचर की तरह यूज करना चाहे अपने स्कूल में या कॉलेज में, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कई बार बोल देते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने हैं हमें नेशन के लिए। सो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। तो ये हो गया जी रिसोर्स इन जनरल। बट लर्निंग रिसोर्स क्या होगा? तो लर्निंग रिसोर्स वो मटेरियल होगा जो कि हम यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए एक कोर्स में। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो जो भी मटेरियल मैं यूज करूं, चाहे वो पीडीएफ्स हो या बुक्स हो, ठीक है, या मैं कहीं से मटेरियल निकाल रही हूं, या मैं लैपटॉप का यूज कर रही हूं, ठीक है, पीपीटीज बना रही हूं, तो पीपीटीज भी आपके लिए क्या हो जाएंगी? एक तरीके से वो मटेरियल हो जाएंगी जो कि टीचिंग में यूज हो रहे हैं। सो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? लर्निंग रिसोर्स हो गया, जो कि हमें लर्निंग में हेल्प कर रहा है बेसिकली। ठीक है, वो मटेरियल एक तरीके से हम इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोलते हैं, और मैंने आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत डिटेल में करवा रखा है। आज का टॉपिक ये है कि हम स्कूल को और कम्युनिटी को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह कैसे डेवलप करेंगे, कि हम स्कूल का डेवलपमेंट किस तरीके से करें या कम्युनिटी को किस तरीके से यूज करें कि वो एक लर्निंग रिसोर्स की तरह हमारे लिए हेल्प कर पाए। ओके, मतलब अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं कि मान लो कम्युनिटी को हमने इस तरीके से डेवलप किया कि हमारी कम्युनिटी में, मतलब आसपास के एरिया में लगा लीजिए, तो उसमें क्या है कि एक पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक पार्क भी है, ठीक है, पार्क में बहुत सारे झूले भी हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी को एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं सीखने के लिए। ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो वो कम्युनिटी का पार्ट है, देखा जाए तो कम्युनिटी मतलब पब्लिक लेवल पे ओपन हुई है वो लाइब्रेरी, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी ओपन करना एक डेवलपमेंट हो गई कम्युनिटी को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह डेवलप करने के लिए। ठीक है, सेम अप्लाइज टू स्कूल। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जी, स्कूल को कैसे हम एक लर्निंग रिसोर्स की तरह डेवलप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज, मतलब हम कैसे स्कूल को डेवलप कर सकते हैं और फिर डेवलप करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं एक लर्निंग रिसोर्स की तरह। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट फ्रेंडली होगा तभी हम उसको एक रिसोर्स की तरह यूज कर पाएंगे। वो सबके लिए बेटरमेंट जो है वो बेटरमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसा ना हो कि आपने जो है बहुत अच्छा स्कूल बना दिया, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट
वहां पे रैंप्स नहीं है, वहां पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कोई भी डिसेबल्ड बच्चा जो है वो अपने आप अपना काम वहां पे कर सके, या मान लो रैंप नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा, ब्लाइंड पीपल के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। सो वो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब स्कूल को हम डेवलप कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अब स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट आ गया और इस स्टूडेंट में हम सारी की सारी डाइवर्सिटी और जो डिसेबिलिटी है या जो इंक्लूजन था उस सबको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंक्लूसिव वे को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें स्टूडेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तभी हम स्कूल को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर पाएंगे। प्रॉपरली डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। प्रॉपर डेवलपमेंट किसका? लाइब्रेरीज का, स्कूल के अंदर की बात हो रही है, ये कंप्यूटर लैब का, रिसोर्स रूम होना चाहिए डिसेबल्ड बच्चों के लिए, और रिसोर्स रूम में भी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग रिसोर्स रूम हो सकते हैं। ओके, साइंस लैब्स होनी चाहिए, देन प्लेग्राउंड होना चाहिए, एक ओपन बड़ा प्लेग्राउंड हो जिसमें बच्चे आराम से खेल कूद सके। सो वो सारी चीजें जब होंगी तब हम बोलेंगे कि हाँ, स्कूल को हमने अच्छे तरीके से डेवलप किया है कि हम उसको एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। सो प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसमें अगर कोई पॉइंट या कोई जगह मेरे से छूट गई है, जैसे क्लासरूम का भी, ऑब्वियसली क्लासरूम भी इसी तरीके से डेवलप्ड होना चाहिए। सो प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। देन ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। टीचर्स की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए और उसमें रिसोर्स टीचर्स भी शामिल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर्स नॉर्मली आपने जो है पैसे कम देने के चक्कर में वेल क्वालिफाइड की बजाय कम क्वालिफिकेशन वाले टीचर ले लिए या कम एक्सपीरियंस वाले टीचर ले लिए। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलो एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे उनको आ जाएगा, बट दे शुड बी वेल क्वालिफाइड। अगर वो वेल क्वालिफाइड होंगे, जैसे उन्होंने बैचलर्स कर रखी हो एजुकेशन में, ये कंपलसरी है ना हमारी, सो अगर वो वेल क्वालिफाइड होंगे तभी क्या है, उनको पता होगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन में जिन जिन स्किल्स की जरूरत हमें पड़ेगी वो सारी स्किल्स वो ऑलरेडी उस क्वालिफाइड डिग्री में सीख के आए होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ओके, सो वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। वेल क्वालिफाइड किस सेंस में भी कि उनको पता हो कि कैसे इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स को यूज करना है, कैसे अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो हमें बात को दूसरे तरीके से समझाना है, कैसे हमें टॉपिक को दूसरा एग्जाम्पल देके समझाना है। ठीक है, सो इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स उनको पता हो। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो, पता हो, तो जब भी टीचिंग का इंटरव्यू होगा, जैसे केवीएस में भी आपका इंटरव्यू होगा, सो आप कैसे पढ़ाते हैं, वो एक लेक्चर डेमो जो है ना, वो भी पार्ट होगा उस चीज का। ठीक है, सो वो लेक्चर डेमो आपको दिखाना पड़ेगा बोर्ड पे पढ़ा के कि भाई ऐसे पढ़ाते हैं आप। तो वहां पे आपको अपना बेस्ट जो है वो देना है कि आप कितने इनोवेटिव तरीके से चीजों को बता सकते हैं। कि मान लो आपने कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया और उस रैंडम टॉपिक में आप किस तरीके से शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की, और वो सारी चीजें कब सीखी है हमने, वो हमने बीएड में सीखी है कि कैसे हम लेक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन के दौरान कैसे हम उसके इंट्रोडक्शन के बाद पीके टेस्टिंग और वो सब चीजें करेंगे कि कितना बच्चे को आता है, और जितना आता होगा उस बेसिस पे फिर हम लेक्चर को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो वो इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स टीचर को पता होने चाहिए कि कैसे बच्चे को समझ आएगा। क्रिएट एन इंटरेस्टिंग एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सो टीचर का एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट कैसे आप जो है उस एनवायरनमेंट को, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कंड्यूसिव बनाएंगे कि बच्चे को जो है बोरियत ना हो। इंटरेस्टिंग की बात वही हो गई कि उसको मजा आए पढ़ने में ना, अगर उसको मजा आएगा तो वो अगले दिन भी स्कूल आएगा बच्चा। ऐसा ना हो कि आप जो है बिल्कुल लेक्चर मेथड में पढ़ा रहे हैं और बस पढ़ा के चले गए, दैट्स इट। ठीक है, 2-4 बच्चों को डांट दिया और ये सब हो गया और क्लास खत्म हो गई, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि अगर आपने मतलब एक टीचिंग प्रोफेशन को चुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएं और हर एक बच्चे को समझ आए चीजें। ठीक है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लेक्चर इंटरेस्टिंग हो और एक लर्निंग एनवायरनमेंट बेटर हो। अब लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको एक कॉर्डियल और डेमोक्रेटिक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, और जब ये सब चीजें होंगी तभी स्कूल जो है, क्योंकि स्कूल के अंदर आ गई ना ये सारी चीजें, तो स्कूल के अंदर जो जो चीजें आपको दिख रही हैं उनको टीचर भी तो एक लर्निंग रिसोर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो कैसे हम बाकी सारी चीजों को लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, वो चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर पता होनी चाहिए। अच्छा, टीचर हो गया तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल तो हो एटलीस्ट,
मतलब जो प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल तो हो, कि आपको मान लो आप बायो के टीचर हैं और आपको पढ़ाना है स्केलेटल सिस्टम के बारे में, लेकिन स्केलेटल सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है क्लास में, तो वो स्केलेटल सिस्टम जो हड्डियों का ढांचा आता है वो चीज अवेलेबल हो। सो पॉइंट ये है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो क्लास में अवेलेबल होना चाहिए, वो स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो स्कूल में अवेलेबल होगा तब हम मान सकते हैं कि हाँ, हमने स्कूल को एक अच्छे तरीके से डेवलप किया है एक लर्निंग रिसोर्स की तरह। देन और क्या क्या आ सकता है इसमें, चार्ट्स आ सकते हैं, पीपीटीज आ सकती हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स आ सकते हैं, और भी चीजें, प्रोजेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन एन इंक्लूसिव सेटिंग। सो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप हमेशा जब मान लो चार्ट है बच्चे को, अब कोई बच्चा ब्लाइंड है, उसको नहीं दिख रहा, तो उसको उसके लिए अलग तरीके की स्मार्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उसको भी समझ आए। ओके, तो वो चीजें अवेलेबल हों। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, उसमें इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड्स आ गए, प्लस जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो जो टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है उनको समझाने के लिए, कि मान लो कोई बच्चा डेफ है या फिर मान लो हार्ड ऑफ हियरिंग है, तो मशीन से अवेलेबल होगी कि कितने डेसिबल पे उसको सुनाई देगा, कैसे आप उसकी हेल्प करेंगे। या मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको किसी और की जरूरत पड़ेगी, तो साथ में कोई और इंसान भी वहां पे आपने रिक्रूट कर रखे हो जो कि उसके लिए हेल्पर की तरह काम करेंगे। ओके, सो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, तो ये सारी की सारी जो चीजों की अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये स्कूल को एक बेटर लर्निंग रिसोर्स बनाएंगी अगर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। ओके, देन आता है जी, conducive environment of school will help school in its development as learning resource. So overall environment बढ़िया होना चाहिए। environment में हम हर चीज को include कर रहे हैं। फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए ताकि जहां पे बच्चे आना चाहें, हैप्पीली आना चाहें, रेगुलरली आना चाहें, कि हो आज तो स्कूल जाना है, सुबह उठते उनको एक्साइटमेंट हो स्कूल जाने की। ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इस तरीके की लर्निंग के तरीके हमें यूज करने, बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं कि वो मेथड्स आपके स्कूल में यूज होते हो, तभी आपका स्कूल एक डेवलप्ड स्कूल बनेगा जिसमें जिसको एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज किया जा सके। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से समझ आ रहा है उस चीज पे फोकस हो। क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम फिजिकल क्लासरूम की बात करते हैं कि बच्चों को बिठाना कैसे है। तो यूजुअली हम सेमी सर्कुलर उसकी बात करते हैं कि सेमी सर्कुलर तरीके से उनको बिठाया जाए ताकि सब बच्चों को बोर्ड अच्छे से दिख सके, प्लस बीच में जो है वो स्पेस होना चाहिए, किसके लिए, अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे है या डिसेबल्ड है उनके लिए, ताकि उनको सामने बोर्ड जो है वो क्लियरली दिख सके। ओके, ऐसा ना हो कि सबसे लंबी हाइट का बच्चा आगे बैठ गया और पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट ही इस तरीके से बनाना है कि कोई बच्चा कहीं भी बैठे उसको समझ आए और सारा का सारा बोर्ड दिखे, टीचर दिखे, तो वो सारी चीजें क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट में इंक्लूडेड मानी जाएंगी। ओके, देन अब ये तो टीचिंग और जो है हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर्स, उनकी बात हमने कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली। अब नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, नॉन टीचिंग स्टाफ में आपके साफ सफाई वाले आगे, आपके ड्राइवर आगे, प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आएगा, मतलब जो क्लर्क रूम में बैठे हैं या जो बच्चों के साथ फीस से रिलेटेड कुछ डील कर रहे हैं, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें संभाल रहे हैं वो स्टाफ भी एक तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ में आ गया। ओके, सो उन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कोई लेक्चर रखवा दिया या फिर कोई सेमिनार करवा दिया ताकि उनको भी ये आइडिया हो कि बच्चों को ट्रीट करना कैसे है। ओके, सो आपके स्कूल में हर एक जो है टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी पर्सन है, वो पर्सन बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा उसका फर्क पड़ेगा बच्चों पे ना, तो हमें हर उस छोटी चीज का ध्यान रखना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बच्चों के ऊपर इस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा कि जो गेट पे अंकल खड़े हैं वो उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, या घूर के देख रहे हैं या बहुत पोलाइटली अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो वो चीजों का फर्क पड़ेगा। सो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आप जो है ऐसे सेमिनार्स रखवा सकते हैं ताकि उनको आइडिया रहे, उनको बताया जाए, समझाया जाए कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, एक अच्छा, सेफ, सिक्योर, हैप्पी और फियरलेस एनवायरनमेंट जो है वो बना पाएंगे स्कूल में, और वो स्कूल की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा कि एक लर्निंग रिसोर्स की तरह स्कूल काम करेगा। ओके, सो एक सेफ, सिक्योर, और जब सेफ और सिक्योर की बात आ गई तो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी कुछ पार्ट पढ़ना है, कुछ एक पीडीएफ्स में आपको वहां पे भी रिकमेंड करूंगी। सो वो चीजें जो ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मेंशन है कि स्कूल्स में किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या कमेटी होनी चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। ओके, तो वो हमारे लास्ट यूनिट में आ जाएगा, लास्ट पार्ट में। 2 पार्ट रहते हैं अभी हमारे। एक हैप्पी और फियरलेस एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है ताकि ये ना हो कि बच्चा स्कूल आने से डरे कि अगर उसने होमवर्क नहीं
नहीं किया तो उसको डर लग रहा है। पहली बात तो आपको इस तरीके से होमवर्क या इस तरीके से प्रोजेक्ट्स चीजें देनी है बीइंग अ टीचर कि बच्चे का मन करे ना करने का, उनको इंटरेस्टिंग हो वो चीजें। ऐसा ना हो कि जो चीजें बस रटने को दी थी या टीपने को दी थी और वो नहीं करके लाया, भूल गया जो भी हुआ, और अब उसको डर लग रहा है क्लास में आने में कि आज तो पिटाई होगी। ओके, सो वो एनवायरमेंट हमें नहीं क्रिएट करना है, हमें एक फियरलेस एनवायरमेंट क्रिएट करना है, एक हैप्पी एनवायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे बच्चे का मन करे स्कूल आने का। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या चीजें स्कूल में होनी चाहिए, किस तरीके की चीजें, एनवायरमेंट, क्या क्या और चीजें आप डेवलपमेंट उसमें कर सकते हैं कि स्कूल जो है वो एक लर्निंग रिसोर्स की तरह काम करेगा। ओके, तो हमें स्कूल को लर्निंग रिसोर्स की तरह डेवलप करना है ताकि वो लर्निंग रिसोर्स बच्चों को सीखने में और चीजों को करने में या लाइफ कैसे जीनी है उन सब चीजों में हेल्प करे। सो वो पॉइंट अब आपका काम है कि इसके अलावा आप, और मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब इसके अलावा आप और भी पॉइंट सोच सकते हैं। देन आता है जी डेवलपिंग कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। अब कम्युनिटी क्या होती है देखा जाए तो, सो कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोल देते हैं जिसमें कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि सबका एक रिलीजन सेम है तो वो एक रिलीजन बेस पे कम्युनिटी हो गई। अगर बच्चों का स्कूल सेम है, मान लो आपके 2 बच्चे हैं और दोनों का स्कूल सेम है, वो सेम एबीसी स्कूल में जाते हैं, तो उनकी स्कूल की कम्युनिटी सेम हो गई। ओके, सो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या एक इंटरेस्ट ऑफ लिविंग टुगेदर आना चाहिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, लार्जर वे में कम्युनिटी बोल देते हैं। तो कम्युनिटी किसी भी बेस पे हो सकती है। फिलहाल हम स्कूल के बाहर जो भी चीज बच गई, जो भी एस्पेक्ट बच गया, जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका स्कूल है, उस सारे पार्ट को, स्कूल के अलावा बाकी जो पार्ट बच गया उसको कम्युनिटी की तरह इंक्लूड कर रही है। ओके, सो कम्युनिटी रिसोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो उसमें फैक्ट्रीज आ जाएंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, सिनेमा हॉल्स आ जाएंगे, लाइब्रेरीज आ जाएंगी, रिलीजियस प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स। इसके अलावा और भी चीजें, मान लो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाइए। ठीक है, फील्ड ट्रिप के अलावा मॉन्यूमेंट दिखाने ले जाइए जो उनकी हिस्ट्री की बुक में जो है वो मेंशन होगा। ठीक है, सो आप इस तरीके से कम्युनिटी को एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। बट यूज तो जब करेंगे ना, जब हम उसको कम्युनिटी को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले जैसे पब्लिक लाइब्रेरी बना दी आपके आसपास, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, देन पब्लिक पार्क हो गए, कम्युनिटी सेंटर हो गए। सो इस तरीके की चीजें जो हैं वो किसमें हेल्प करेंगी आपको बीइंग अ कम्युनिटी डेवलप करने में, कि कम्युनिटी को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं एक लर्निंग रिसोर्स की तरह, जहां पे, क्योंकि लर्निंग जो कम्युनिटी में चीजें हैं वो लर्निंग बाय डूइंग ही होगी ना, वो देख रहे हैं वहां पे कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कि अच्छा ऐसे होता है, ये सब चीजें ऐसे होती हैं। ओके, सो इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब ये जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं जो हमें डेवलप करने हैं, ओके, तो वो डेवलप करने के बाद हम इन रिसोर्सेज को एजुकेशन में यूज कर सकते हैं एक सेंस ऑफ वैल्यू और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बच्चों में बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जो चीज देख रहे हैं वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी, आप फील कर पा रहे हैं कि अच्छा हम वहां गए थे और वहां पे ऐसे ऐसे जो है कि हमें जंतर मंतर लेके गए थे और जंतर मंतर में ना हमें पूरा टाइम कैलकुलेट करना बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बिना घड़ी के, तो वो, या सूरज की पोजीशन के बेसिस पे, तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी कम्युनिटी को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज करने में। और उससे पहले हमें कम्युनिटी को डेवलप करना पड़ेगा। इस डेवलपमेंट में अब चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एनजीओज हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को डेवलप करने में। ओके, सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अगर कुछ समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है सो कमेंट करके प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक कमाल की बात है, एक स्टूडेंट को मैं मेंशन करना चाहूंगी, आई थिंक सौरभ नाम है उनका, एंड ही वाज लाइक कि मैम आपने बोला था कि टीचिंग के 3 फेज होते हैं। ठीक है, मतलब इतना हार्ड हिटिंग कमेंट था ना, मैं क्या बताऊं, वो 3 फेज होते हैं। तो उन 3 फेज में पहले है कि आप हमारे लिए जो है मटेरियल रेडी कर रही है, पीपीटी रेडी कर रही है, दूसरा फेज इंटरेक्टिव फेज जिसमें आप हमें पढ़ा रही हैं, और तीसरा फेज फीडबैक होना चाहिए जो आप नहीं ले रही हैं। सो बेसिकली शायद उसने कमेंट किए होंगे कई बार कि आप एमसीक्यूज इंक्लूड कीजिए। जब मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे नए इंक्लूड हुए हैं जिनके एमसीक्यूज या तो खुद बनाने पड़ेंगे या फिर पहले वालों के बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। सो मैं पहले जल्दी से आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करवाना चाह रही थी, इसलिए ये जो आपका फीडबैक था एमसीक्यू हर उसमें वीडियो में इंक्लूड करने का, वो मैंने नहीं माना था। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फीडबैक जो है वो ले नहीं रही हूँ, फीडबैक के लिए ही बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं लास्ट में एमसीक्यूज आपको करवा दूंगी। इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, मेरी बात मानिए, ठीक है, मैं लास्ट में करवा दूंगी आपको जो है एमसीक्यूज, डोंट वरी अबाउट दैट। जब मैंने एक बार ऐसे वो होता ना जिम्मा बीड़ा ठेका उठा लिया तो मैं करवाऊंगी कंप्लीट। ठीक है, तो बार बार उस चीज को ऐसे मत करिए कि मैं नहीं करवा रही हूँ या फीडबैक इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ओके,
चलिए जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज बिकॉज कंसिस्टेंसी डज मैटर। बिकॉज अगर एक बच्चा है जो कंसिस्टेंट है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, और एक है बहुत इंटेलिजेंट है बट एक ही दिन पढ़ रहा है, हफ्ता नहीं पढ़ रहा, सो वो एवरेज वाला जो रोज कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है ना, उसका रिजल्ट आपको जरूर बेटर देखने को मिलेगा। सो कंसिस्टेंट रहिए स्टडीज में, और ऑब्वियसली इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है तो फ्री में इतना तो बनता है, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।